हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण कुमार सिंह है। मुझे CSE 2020 में 24वीं रैंक हासिल हुई है इस साल। ये मेरा पांचवा प्रयास था इस एग्ज़ाम के लिए। एंड पहले दो प्रयासों में मुझे प्रीलिम्स में असफलता मिली थी। एंड दोनों ही बार मैं कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाया कि क्या गलतियां हो रही थी, लेकिन उसके अगले 3 अटेम्प्ट्स में तीनों बार मेरे सफिशेंटली हाई मार्क्स थे। ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स का मार्जिन था। इस बार तो इवन 30 मार्क्स से ज़्यादा का मार्जिन था। तो कहीं ना कहीं मैंने इन वर्षों के अंदर अपनी प्रीलिम्स की गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। एंड कुछ तो ऐसी गलतियाँ जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है स्टार्टिंग में। जैसे मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स में बिल्कुल भी प्रीलिम्स के मॉक्स नहीं किए थे। सो ये तो एकदम स्ट्रिक्ट नो है। जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, आपको ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप सफिशेंट नंबर ऑफ मॉक्स लगाएं। सो यू विल हैव पीपल हुल से कि डू 100 मॉक्स। आई थिंक ऐसा कोई एक नंबर ना सेट करें और ब्लाइंडली बस मॉक्स ना करते रहें ये सोच के कि मैं अगर 100 मॉक्स कर लूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मॉक्स से आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप एक तो उस 2 घंटे के अंदर कैसे बैठ के टेस्ट लिखना है वो आप समझ रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के एक पैटर्न से भी ज़्यादा फेमिलियर हो रहे होते हैं। इन दोनों चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। एंड कुछ एक इग्नोर्ड एरियाज थे। तो जब मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स दिए, क्योंकि स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स थे, कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस यही रहता है कि बस सिलेबस ओवर हो जाए। तो मैंने कई सारे एरियाज़ को काफ़ी इग्नोर किया। जैसे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हो गई, मिडिवल इंडिया की, उसे इग्नोर किया। आर्ट एंड कल्चर को कम अच्छे से किया। तो बुक सोर्सेस करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी। बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से एक साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। I have known about the initiative by Anudeep Dhurishetty sir. He followed the Samachar Manthan of Civils Daily. Right. So that was the reason, sir, that I've taken the prelims test series and mains test series also. सेकेंड बार तो जब मैंने मेंस दिया तो आपके थ्रू डायरेक्ट मैंने आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिला। तो जिस चीज का मैं कह रहा था सर, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, बिकॉज़ यू हैव टू डिस्प्ले दोस क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ सिविल सर्वेंट। तो वो जो आंसर राइटिंग में आपने चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इसको पॉइंटेड लिखो, सब टाइटल्स डालो, तो सिविल्स डेली ने काफी हेल्प करा। इवन कुछ एक ट्रेंड होता है क्वेश्चंस के अंदर। कुछ जगहों से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे मान लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गया, रामसार साइट्स हो गई। सो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म जैसे आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हो गए। इनसे हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। रिवर्स हो गई। मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में और अपने सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट्स में ये कोशिश करी कि इन एरियाज़ को अच्छे से यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज, मतलब आई वेंट इनटू सच निटी-ग्रिटीज़ जहाँ पे मैंने एक एक टाइगर रिजर्व का विकिपीडिया पेज, उनका ऑफिशियल गवर्नमेंट का पेज, इवन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, कहाँ मिलते हैं इंडिया में, क्या उनका हैबिटेट है इन जनरल, क्यों CR होने के, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने के क्या रीजंस हैं, वो सारी निटिग्रिटीज़ के छोटे छोटे नोट्स बना लिए, बहुत छोटे छोटे। मतलब आई राइट डाउन अ स्पीशी, आई राइट डाउन अ टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, एंड उसके ऊपर 3-4 लाइन के नोट्स। सो इवेंचुअली मैं उन्हें रिवाइज करता रहा और मैंने ये कोशिश करी कि एक तो अपना पूरा एरिया एग्जॉस्टिव हो और कुछ भी इग्नोर ना किया जाए। सो मैंने अपना एक तो होराइजन बढ़ाया पढ़ाई का, कंटेंट का, बट एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये होती है कि आप को अगर आंसर आता भी है, क्या अगर नहीं भी आता है प्रीलिम्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 40 या 50 से ज़्यादा आंसर्स एकदम सर्टेनिटी के साथ आते हो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। सो जनरली 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होता है या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। आपने पढ़ा होता है, आपको फेंटली याद आ रहा होता है। एंड देयरफॉर वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। तो आपको कहीं ना कहीं यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू हैव, आपको एलिमिनेट करने होंगे ऑप्शंस। सो आई मेड अ रूल कि अगर मुझे 2 ऑप्शंस में डाउट है और बाकी 2 को मैं एकदम क्लियरली एलिमिनेट कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन।
सो मेरी कोशिश ये थी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े से ज़्यादा ही रखें, तो थोड़ा सा रिस्क ज़रूर रहता है बट द रिटर्न्स आर ऑल्सो हाई. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. बहुत कंजर्वेटिव रहना आज के ज़माने में व्हेन द कट ऑफ इज़ फ्लक्चुएटिंग अ लॉट, एंड इवन जो फाइनल आंसर्स होते हैं कभी कभी जो हमें लग रहा होता है उस टाइम पे कहीं ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं. देन आप फिर बॉर्डर लाइन एरिया में होते हैं, यू मिस वो गोल्डन पीरियड जो होता है रिजल्ट आने से पहले का. एक तो यू मिस आउट ऑन दैट पीरियड, आप स्पेकुलेशंस में लगे रहते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं बहुत बार जस्ट बॉर्डर लाइन केस पे मिस आउट कर जाते हैं. तो मेरी स्ट्रैटेजी थी इन द अटेम्प्ट्स आई क्लियर्ड, मैंने 95 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बट आई एंश्योर्ड कि मैं कोई तुक्का ना मार रहा हूँ. मतलब इफ़ आई एम वेरी क्लियर कि ठीक है आई हैव सम नॉलेज अबाउट द क्वेश्चन. हाँ, सो आउट ऑफ द ब्लू आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई ABCD में ये अच्छा लग रहा है एंड ये मार्क कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग. बट इफ आई कुड एलिमिनेट लाइक 2 ऑप्शंस आउट ऑफ इट, एंड ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, यूजिंग द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन यू हैव. सो मान लीजिए आपने कोई फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आया एंड उसमें 4 हिस्टोरिकल फिगर्स दी हुई हैं, आप श्योर नहीं है क्या होना चाहिए, बट आपको आइडिया है किसी और मूवमेंट से रिलेटेड कि इस लीडर ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया था, इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये थी, हाँ, एंड इस मूवमेंट में इस टाइप के लीडर्स थे, तो आप उससे कोरिलेट करिए एंड आप वो ऑप्शन मार्क करिए बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव. सो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन करने के लिए दिस इज़ वन थिंग विच हेल्प्स अ लॉट. बहुत सारी जगहों पे आप ये देखेंगे कुछ बेसिक रूल्स हैं जो बहुत पॉपुलराइज हो गए हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ बहुत कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि भाई ऑल स्पीशीज ऑफ दिस काइंड बिहेव इन अ सर्टेन वे. हाँ, सो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स जनरली इसीलिए होती हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रीलिम्स में भी उन्हें इसीलिए डाला गया है कि चीज़ें ना कहीं उनके एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो यूजुअली ऐसी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स गलत होती हैं. हाँ, सो ऐसे जनरल रूल्स एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं और मुझे भी लगा ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें. UPSC के जो जनरली जो आंसर की होती है उसके अंदर नेवर गो इनटू द सेकंड लाइन ऑफ थिंकिंग कि भाई अच्छा ये एक नया एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा नहीं होता है. स्टिक टू व्हाट यू नो एंड यूजुअली वही आंसर होता है. सो आई रिमेंबर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, एंड आई वेंट इनटू द सेकंड लाइन ऑफ थिंकिंग कि अच्छा चलो सुप्रीम कोर्ट होती है, बट क्योंकि प्रेसिडेंट इज लाइक द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई मार्क्ड प्रेसिडेंट इन दैट आंसर. सो वो एक गलती है. जब सुप्रीम कोर्ट को ये ड्यूटी दी गई है ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो never go into the second line of thinking, never rethink, but be doubly sure when you are marking the answer, क्योंकि silly mistakes again हो सकती है. and उस चीज़ में one thing which is very important is कि आप अपना static वाला area ढंग से revise कर लीजिए, क्योंकि यूजुअली हर एक पेपर में चाहे जितना भी डायनेमिक CSE प्रीलिम्स का पेपर आए, स्टैटिक का अराउंड 40% शेयर होता है. So you will always have questions from geography, from history, from economics, polity. ऐसे एरियाज जो एकदम स्टैटिक हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के अंदर मिल जाते हैं. लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पॉलिटी के 10-15 क्वेश्चन सीधा आएंगे ही आएंगे प्रीलिम्स में. जब आपके वो गलत होने लग जाते हैं then you start sliding down towards the point जहाँ पे कट ऑफ से नीचे आ जाते हैं आप. So अगर आप स्टैटिक में गलतियां कर रहे हैं या होपिंग की, क्योंकि प्रीलिम्स हम यही सोचते हैं ना कि हम तो 100 के 100 आंसर्स जानते होंगे, बट ऐसा होता नहीं है. हाँ, सो वो 40 आप इंश्योर करिए जो स्टैटिक वाले आ रहे हैं, और उसके बाद आप डायनेमिक एरियाज पे काम करिए. सो रादर देन स्टडीइंग डेल्विंग इनटू एरियाज जो बहुत एक्सट्रीम है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आर्ट एंड कल्चर हुआ या एनवायरनमेंट हुआ, उससे पहले आपका स्टैटिक शुड बी वेरी क्लियर कि वो 40 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो मेरे सही होंगे. और डायनेमिक एरियाज में भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई ना करें, इतना डाइवर्सिफाई ना करें कि जब प्रीलिम्स आता है आपको हर जगह से मटेरियल मिलता है. लोग करंट अफेयर की बुकलेट्स भी पढ़ रहे होते हैं, लोग 2-2, 3-3 सोर्सेज से करंट अफेयर की बुकलेट पढ़ रहे होते हैं. आई थिंक इट्स अ वेस्टेड एफर्ट बिकॉज आप डुप्लीकेशन कर रहे हैं. सो मैं हमेशा एक ही जगह से करंट अफेयर्स करता था. आई यूज्ड टू डू दी विजन PT 365,
और वही उसी को 2-3 बार कर लेता था. सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट गोइंग फ्रॉम फॉर अदर सोर्सेज ऑल्सो कि भाई इनसाइट्स भी कर लिया, एस बाबा का भी कुछ मटेरियल आ गया. एक जगह से सोर्स अपना कन्फाइन करिए, उसी को बार बार करिए. एंड बहुत सारी ऐसी चीट शीट्स आती हैं प्रीलिम से जस्ट पहले कि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस अ डे, उसे भी थोड़ा सा कन्फाइन रखिए, बिकॉज आपका स्टैटिक नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए ऑन थिंग्स कि भाई ये भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो ओवरऑल प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वर्क्स ऑन 3 pillars. One would be choosing the right content. The other would be keeping yourself attuned to what is asked in the prelims exam. So उसके लिए mock test करिए. And third is the art of elimination. So जब आपको question नहीं आता है, how you are going to use your available information and try finding out one answer to it. And you have to do this entire exercise within 2 hours. And therefore because अब last time I faced time crunch in the prelims exam, and this happens because आपने अगर एक हद तक पढ़ लिया है and you are attempting more number of questions, then आपको वो, मैंने लास्ट टाइम 99 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे. सो अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं वो 2 घंटे के अंदर करने हैं. हाँ, एंड आप उसे सोचने में भी टाइम दे रहे हैं. देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट करते रहें उसके ऊपर. एक चीज़ जो बहुत अंडररेटेड है, लोग मॉक टेस्ट तो करते हैं क्योंकि एवरीवन सेज कि मॉक टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, लोग पास्ट ईयर पेपर्स नहीं करते हैं. सो आई मेड इट अ पॉइंट, अगर आपका एक छोटा सा पीयर ग्रुप भी है, एक भी दोस्त है, हाँ, सो आई यूज टू डिस्कस दीज पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स विद माई फ्रेंड्स. सो आई हैड अ फ्रेंड जिसके साथ मैंने 2018 अटेम्प्ट में भी और 2019 में भी 2014-15 से लेकर के अभी तक के सारे पास्ट ईयर प्रीलिम्स के पेपर्स डिस्कस किए. एंड आवर मेजर कंसर्न वाज कि वो एरियाज जहाँ पे हमें आंसर आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से है या डायरेक्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, इट्स गुड, आता है तो हम सही करेंगे. जहाँ पे नहीं आता है, बट यूजिंग सम अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अगर हम रीच कर सकते हैं उस आंसर को, उस तरीके से हमने अपने ही आंसर सोचने की स्ट्रैटेजी को ज़्यादा इवॉल्व किया. एंड दिस इज समथिंग विच पेड मी द डिविडेंड्स इन ऑल माई प्रीलिम्स एग्जाम, जो मैंने बाद में लिखे. एंड यहाँ तक रही प्रीलिम्स की बात. अगर मेंस पे आए तो जब मैंने अपने 3rd अटेम्प्ट में पहली बार मेंस की तैयारी शुरू करी, मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स नहीं होता है, आपकी तैयारी लार्जली सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने पे फोकस्ड रहती है, तो मेंस के लिए कुछ खासी तैयारी हुई नहीं थी. एंड नोट्स नहीं बनाए थे अलग से, एंड आइडिया नहीं था, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी थी, टेस्ट नहीं लिखे थे. सो और बहुत लिमिटेड टाइम था बिकॉज आई वाज वर्किंग. मैंने कोशिश ये करी कि ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ को कवर किया जाए. एथिक्स एकदम नया, इट वाज लाइक अ न्यू क्रीचर टू मी. हाँ, ऐसे लिखने की कोशिश करी, एंड ऑप्शनल ढंग से पूरा कवर नहीं हुआ था. सो वन थिंग विच हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल इज़ कि आप एग्ज़ाम को सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक देखते हैं. आप ये कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस की तैयारी तब देख लेंगे. दिस इज़ अ मिस्टेक. आइडली वन शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर मेंस जब आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी है, और उस प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेंस की आंसर राइटिंग करते रहें, आप ऑप्शनल पे फोकस करते रहें, क्योंकि प्रीलिम्स और जीएस में कहीं ना कहीं ओवरलैप होगा, सेम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, बट ऑप्शनल एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें पढ़नी है और ज़्यादा डेप्थ में पढ़नी है. तो क्योंकि मैंने ये सब नहीं किया था बहुत अच्छे से, जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आ गई. सो मैंने कभी जीएस की कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं ली, बट मैंने कहीं ना कहीं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी जो पढ़नी होती हैं. सो जीएस 1 के लिए अगेन वही बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, और क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़. एक दूसरा सोर्स था PMFIS, उनके नोट्स बहुत अच्छे थे, वो पढ़े मैंने. सो वो स्टैंडर्ड सोर्सेज कहीं ना कहीं, इकोनॉमी के लिए श्रीराम IAS के नोट्स पढ़ लिए, या फिर आपका अगर ये आर्ट एंड कल्चर आता है उसमें एनसीईआरटी पढ़ ली, नितिन सिंघानिया पढ़ ली. तो मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड सोर्स जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट आमतौर पे पढ़ता है वो पढ़े. पर कंटेंट इज समथिंग विच इज़
विच इज़ ओवर एम्फोसाइज्ड इन दिस एग्ज़ाम प्रोसेस, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं अगर मेरे पे कंटेंट है तो वो मैं सेम तरीके से रेप्लिकेट कर दूंगा एग्ज़ाम आंसर शीट में। पर अगर ऐसा होता तो सबके सेम मार्क्स आते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई सेम बुक पढ़ता है, सेम सोर्सेज पढ़ता है। कहीं ना कहीं आपको एक डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी क्रिएट करनी होती है मेंस के अंदर, जो मैंने अपने सब्सीक्वेंट एग्ज़ाम में समझा और ख़ुद भी फॉलो करने की कोशिश करी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हर कोई जानता है, हर कोई उसे यूज़ भी करता है, विच इज़ न्यूज़पेपर या इवन योजना कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स। तो लोग क्या करते हैं, वो ब्लाइंडली न्यूज़पेपर उठाते हैं और उस पर 2-2 घंटे लगाते हैं, उसे पढ़ते जाते हैं, एंड देन क्या कहते हैं, आपका न्यूज़पेपर का एक सेशन कंप्लीट होता है। फिर योजना कुरुक्षेत्र हर महीने आती है। सो रादर देन यूटिलाइजिंग दीज सोर्सेज इन अ वे कि वो खुद में ये कंटेंट का पार्ट हो जाए, वो आमतौर पे काउंटर प्रोडक्टिव होता है। व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने नोट्स बनाए, एंड ये नोट्स का लिंक मैंने, क्योंकि अब इन्हें वो पब्लिक है मेरे नोट्स, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उनका लिंक। तो मैंने अपने नोट्स बनाए एंड मैंने वो सिलेबस के हिसाब से बनाए। तो GS1 का सिलेबस है, GS2, GS3, GS4, सबके एक एक टॉपिक को मैंने अपना एक अलग नोट शीट बनाई उनके ऊपर, एंड उस पर खुद से पॉसिबल क्वेश्चंस देखे, सोचे, और पास्ट ईयर्स में जो आए और जो अलग अलग टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि 2 लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे होते थे तो पेपर्स मिल जाते हैं, मैंने खुद टेस्ट सीरीज़ ली। सो एक क्वेश्चंस का डिसेंट आइडिया हो गया था कि भाई इफ़ देयर इज़ अ टॉपिक लाइक GS2 में वल्नरेबल सेक्शंस, you know there'll be a question on women, there'll be a question on SC, ST, OBC, disabled, all these things, senior citizens. So आपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्वेश्चन सोच लिए कि विमेन में विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आएगा, विमेन लिटरेसी, जॉब्स, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू विमेन, ऐसे टाइप के छोटे छोटे एरियाज बनाए। हर एक पे 3-4 पॉइंट्स या तो लिखे या अपने सोर्सेज जो भी मैं रेफ़र करता था उनके लिए कोई वैल्यू एडिशन मटेरियल हो गया, जैसे विजन के वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़े मैंने, या फिर इंटरनेट पे बहुत सारे आपको सोर्सेज मिल जाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाती हैं। और एक और काम जो किया, हर एक एरिया को मैंने अपेंड किया विद सम गुड एग्जाम्पल आई कुड फाइंड इन द न्यूज़पेपर्स। सो मेरे लिए न्यूज़पेपर एक सोर्स ऐसा हो गया था जहाँ से मैं कुछ ना कुछ अलग ऐड कर सकता हूँ। So, जैसे education is a topic, and education I divided it in 3 parts. One was primary, the other was higher, and the third one was teacher training. So, जो भी मेरा आंसर आएगा एजुकेशन का, कहीं ना कहीं मैं इन 3 फैसेट्स को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा अपने एजुकेशन के आंसर में। अब टीचर ट्रेनिंग में अगेन यू हैव वेरियस कमिटीज़, हाँ JS वर्मा कमिटी है, उसकी रिकमेंडेशंस हैं, बट वो तो हर कोई लिख सकता है, इट्स समथिंग विच इज़ प्योरली theoretical. But I remember there was a Karnataka cadre IAS officer who conducted exams in her district based on the proficiency level of teachers. अब मैंने वो एग्जाम्पल कि DC मैसूरू डिड इट, एंड वो एग्जाम्पल अपने नोट्स में डाल लिया, सो दैट इफ़ टुमारो आई गेट अ क्वेश्चन एजुकेशन पे, मैं उसे हर एक अपने पॉइंट को एक ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ सब्सटैंशिएट कर सकूँ। सो मेरा फोकस ये नहीं था कि सिर्फ कंटेंट बढ़ाऊँ अपना, मेरा फोकस ये भी हो गया कि अगर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ तो कैसे ज़्यादा यूनिक होगा बाकियों से, एंड ज़्यादा रियलिस्टिक होगा। सो सजेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए जो प्रैक्टिकल ना हो। सो इफ़ यू से दैट एजुकेशन प्रॉब्लम बेहतर, मतलब इफ़ यू हैव टू सॉल्व द एजुकेशन लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, you have to make higher budget allocations. This is a point which the examiner won't appreciate, because everyone knows if अगर आप ज़्यादा पैसा डालेंगे so of course outputs बेहतर होंगे. You have to come out with solutions जो ज़्यादा resource effective हो, resource efficient हो. सो वो आपको न्यूज़पेपर में जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं उनके एग्जाम्पल से देखने को मिलते हैं। मैं ये करता था। देन गवर्नमेंट कई सारी स्कीम लॉन्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स कई सारी स्कीम लॉन्च करती हैं, वो मैं न्यूज़पेपर से बोरो करता था। एक और सोर्स जो मैं न्यूज़पेपर से आमतौर पे देखता था, जो मुझे और जगह नहीं मिलता, वो था IR के इश्यूज़। सो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आई मेड इट अ पॉइंट कि जो भी आर्टिकल्स आएंगे द हिंदू में, एक्सप्रेस में, वो मैं पढ़ूंगा अच्छे से, सो दैट आई कुड डेवलप अ होलिस्टिक परसेप्शन अबाउट इंडियाज़ IR एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो क्योंकि मेरी तैयारी पूरी तरह सिलेबस डिपेंडेंट थी, मैं फालतू के उन एरियाज़ में नहीं गया जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी।
जब आपकी तैयारी बुक डिपेंडेंट होती है कि मैं ये 10 बुक्स पढ़ के जाऊंगा, या फिर न्यूज़पेपर डिपेंडेंट होती है कि मैं रोज़ ये सोर्स पढ़ूंगा, आप वो चीज़ें भी पढ़ेंगे जो इस एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी. देयरफॉर इट्स बेटर टू स्टिक टू द सिलेबस बेस्ड अप्रोच. बहुत क्लियरली यूपीएससी ने एक एक पॉइंट डिफाइन किया हुआ है. अगर आप GS2 GS3 में देयर इज अ पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है रोड, रेलवे, पोर्ट, एनर्जी. सो आपको ये मालूम है कि अब ये सोर्सेज हैं, इनसे संबंधित एरियाज मुझे कवर करने हैं. एंड GS2 एंड GS3 में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएं, आप नीति आयोग के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. देयर इज़ अ विजन डॉक्यूमेंट, देयर इज़ इंडिया एट द रेट ऑफ 75, एंड देन डिफरेंट नीश एरियाज में, एग्रीकल्चर में, इवन टेक्नोलॉजी में, इट्स डेवलपिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स. हर महीने कोई ना कोई एक नया डॉक्यूमेंट होता है. अगर आप उसकी बस समरी भी पढ़ लें, एंड इंडिया एट द रेट ऑफ 75 में तो 3-3, 4-4 पेज की समरी है हर एक टॉपिक पे. अगर आप सिर्फ उतना पढ़ लें, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट आर द इश्यूज. सो बड़ी गलती जो एस्पिरेंट्स आमतौर पे करेंगे, दे विल फोकस मोर ऑन द इवेंट्स विच आर हैपनिंग. Always focus on the issues, because this will help you identify the question, predict the question. So अगर मैं एक issue लेता हूँ कि I'm reading about artificial intelligence, one issue could be the job loss due to automation. This is a possible question in GS3 paper. So you have to extract the issue out of what is happening around you, around the world, and in those documents, and then frame possible answers on this issue. सो ये रही मेंस के लिए कंटेंट की बात. बट कंटेंट अगर आपके पास आ भी जाता है अलग अलग पेपर्स में, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप वो सेम चीज़ अपने आंसर्स के ऊपर डालें. सो आई मेड इट अ पॉइंट कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आई विल अटेम्प्ट ऑल. सो इट्स अ नॉन नेगोशिएबल फैक्ट कि आप अगर यूपीएससी मेंस में क्वेश्चंस छोड़ के आ रहे हैं, देन यू आर लूजिंग आउट. And now all of us know that exam बहुत cutthroat competition है exam में. So losing out on 3-4 marks in every paper means कि आप कहीं ना कहीं you are out of reckoning. So I made it a point कि सबसे पहले मेरा target होना चाहिए when I'm writing a full length paper, and I used to prefer a full length paper over something like a 1 hour का answer writing daily, because in a 3 hour long paper you could actually डिसाइड कि मैं एक आंसर कितनी देर में लिख रहा हूँ, एंड देन यू गेट यूज टू द फटीक. सो 3 hour पेपर इज अ tedious process. Writing it every day, it's a tedious process. It not just takes a toll on your fingers, even sitting in the same posture for 3 hours is difficult. So get used to it before the actual exam. So मैंने डिसाइड किया मैं 3 घंटे के ही पेपर्स लिखूंगा. एंड जब मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैंने जब लिखना शुरू किया, आई रियलाइज कि कंटेंट तो मेरे पास होता था, वो आंसर्स में नहीं आता था. एंड वो आंसर्स में इसलिए नहीं आता था बिकॉज आई वाज नॉट वर्किंग ऑन स्ट्रक्चरिंग माई आंसर्स, नॉट वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. सो अ गुड मेन्स आंसर इज अ सम टोटल ऑफ दीज 3 things: कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. सो you have to structure it well. Now how are you going to structure an answer? If you are asked a question, try to break it. So Anudeep Durishetty sir, who was rank 1 in CSE 2017, he said I start with a definition based approach. So first define the core idea. If the question is on India's relation with USA, firstly define the India-USA relations. It could be a quote, it could be through a quotation, say Barack Obama said something about in दो countries के relations. It could be through a statistic, like how the trade has increased or how new deals have been signed. Or it could be through a simple definition of the thing that you are talking about. So मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन है लाइफाई के ऊपर या लाइडर के ऊपर, तो आप पहले उस टेक्नोलॉजी को ही डिफाइन कर दीजिए उन 3-4 लाइन्स के अंदर, देन यू गो इनटू द डेप्थ. सो एक बेसिक डेफिनेशन से जब आप स्टार्ट करते हैं, इट सेट्स द टोन फॉर योर आंसर. द एग्जामिनर नाउ नोज कि ओके, द पर्सन नोज अबाउट the stuff, and therefore अब जो आगे आएगा, that's going to be the real answer. Now what's the second part of structuring? So you have to break down the question, break down it into as many parts as possible. So usually आप ये सोचते हैं कि if a question is written in one statement, that's the only part. No. I remember there was a question on contract farming in CSE 2018, and I broke it down into multiple parts.
So I wrote the answer from the perspective of a farmer, wrote it from the perspective of a seller, and wrote it from the perspective of a big firm, and then I gradually translated it into the Indian economy in general. So ऐसे multiple levels पे, even MSP का question I did it in the same way. So farmer के लिए क्या impact है MSP का, market के लिए, economy के लिए, and society in large के लिए. सो अगर आप इन मल्टीपल पार्ट्स में अपने आंसर को डिवाइड कर रहे हैं, एग्जामिनर ये समझ पाता है कि आपने कई तरीके से इस आंसर को सोचा है. हाँ, आपका जो अप्रोच है टुवर्ड्स दैट आंसर इज़ नॉट नैरो. बहुत सारे लोग ये भी रेकमेंड करते हैं, और जो मैंने किया, मतलब बहुत बार हम ये सोचते हैं ना कि इतना सब हम सोचेंगे कैसे एग्ज़ाम हॉल में. सो इफ़ यू हैव नॉट थॉट ऑफ दीज थिंग्स बिफोर हैंड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स इन द एग्ज़ाम हॉल. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप छोटे छोटे कुछ भी नोट्स बना रहे हैं जीएस के लिए, या अगर आप कोई सोर्स भी रेफ़र कर रहे हैं, सो लाइक आई यूज्ड टू डू द विजन मेंस 365 एज वेल अलॉन्ग विद माई नोट्स. कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर एमएसपी का टॉपिक आया, तो आप अपने दिमाग में सोच लें कि ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं अपना आंसर बिल्डअप करूँगा. वो ऐसा हो सकता है कि जो मटेरियल आपने रेफ़र किया है उसमें ही दिया हो, या ये हो सकता है जो आपने खुद से सोच के डिसाइड किया हो. सो मैंने ये कोशिश करी कि स्ट्रक्चरिंग जब भी मेरी होगी इन कंपोनेंट्स पे होगी. विमेन वाले आंसर्स के अंदर अगेन आई डिड दी सेम थिंग. और ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप आराम से बैठ के सोचेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगी. अगर विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही है तो क्या इश्यूज़ हैं? एक इशू हो सकता है सोशल स्टेटस, एक इशू हो सकता है एजुकेशन, एक इशू हो सकता है बिहेवियरल इश्यूज़, एक इशू हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ ना अवेलेबल होना. सो दीज आर नो ब्रेनर. बट अगर मैं मेंस का अपना आंसर इन बुलेट पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करूं, तो इट्स मोर इफेक्टिव, इट्स मोर अपीलिंग टू द एग्जामिनर. सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर आप पहले से सोच के रखते हैं, इट रिड्यूसेस द टाइम यू स्पेंड ऑन थिंकिंग. मेंस में सोचने का टाइम नहीं होता है. सो मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग. Therefore, you should better think these things through before approaching the exam hall. And therefore, यहाँ से आपकी स्ट्रक्चरिंग बेटर होती है आंसर्स की. आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अलग अलग आंसर के कंपोनेंट्स, अलग अलग फैसेट्स ज़्यादा अच्छे से दिखा पाते हैं. द थर्ड पार्ट इज़ प्रेजेंटेशन, एंड प्रेजेंटेशन इज़ वन एरिया जो बहुत इग्नोर हो जाता है, क्योंकि we are just used to gaining more content, and अगर आप ढंग से स्ट्रक्चर भी कर रहे हैं, बट क्योंकि एग्जामिनर इज समवन हु इज चेकिंग अ लॉट ऑफ कॉपीज, एंड वो ऑफ कोर्स उसके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है जिसके अंदर उसे कॉपीज चेक करनी है. एंड देयरफॉर योर आंसर शुड not just be appealing when it comes to the content, it should also look appealing. So I used to draw a lot of diagrams because it makes the life easy for the examiner. कम टाइम के अंदर बहुत क्रिस्प लैंग्वेज में अगर मैं ये दिखा पा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के क्वेश्चन की बात करी, मैंने एक बहुत क्लियरली दिखाया कि what is the intermediary, what is the role of the intermediary, and how it actually reduces the profit margins for the farmers. सो कहीं ना कहीं अगर एक छोटे से डायग्राम से मैंने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, एंड हाउ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुड एक्चुअली डायरेक्टली कनेक्ट द प्रोड्यूसर टू द सेलर, मेरा काम हो गया. सो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि जब कभी भी आप प्रेजेंटेशन वाले फ्रंट पे वर्क कर रहे हैं, इन कुछ आइडियाज़ को अपनी आंसर राइटिंग के अंदर डालिए. सो मेरे आंसर्स में जनरली मैं कोशिश करता था एक मैप बनाऊं, इवन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी मैप बनाऊं. मान लीजिए दांडी मार्च पे क्वेश्चन है या सत्याग्रह पे क्वेश्चन है, सो इट्स अ गुड आइडिया ना कि गांधी जी ने कहाँ सत्याग्रह किया, या सिमिलर सत्याग्रह मूवमेंट्स कहाँ हुई. जहाँ भी कोशिश हो सके वर्ल्ड मैप बनाइए. कोई रिसोर्सेज पे बात चल रही है, आईआर के क्वेश्चन पे बात चल रही है, आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं एक वर्ल्ड मैप बनाऊं, और न सिर्फ वर्ल्ड मैप बनाऊं, क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं, जैसे अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आया, सो मैंने वो जरन्स डेलाराम हाईवे बनाया, एंड वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन सारे एरियाज़ में, वो मैंने मार्क किए. और मैं आई यूज़ टू लाइक टेक हाफ अ पेज फॉर ड्राइंग दी डायग्राम, एंड उस हाफ पेज को भी मैं फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था. एक साइड आई यूज टू राइट डाउन दी फैक्ट्स, इतना ट्रेड है इन कंट्रीज़ के बीच में, और ये समिट हुई है लेटेस्ट. सो आई कुड एक्चुअली शो द एग्जामिनर
कि these are the things I know and I'm not writing it in my analysis. हाँ, सो एक गलती जो करता है हर कोई, वो एनालिसिस में फैक्ट्स लिखने लग जाता है. मैं उसे एक छोटे से बॉक्स में कंसाइज तरीके से लिख देता था, बिकॉज एनालिसिस शुड बी प्योर एनालिसिस ऑफ द आंसर. हाँ, सो इट शुड बी लाइक जियोग्राफिकली ये इंपॉर्टेंस है इस एरिया की, इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंस है, ये सारा पार्ट होना चाहिए एनालिसिस का, ना कि फैक्ट्स. सो मैं बहुत क्लियर सेग्रीगेशन करता था, देन कोशिश करता था ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को. आई हैव ऑल्सो अपलोडेड माई टेस्ट कॉपीज़ ऑन माई ब्लॉग, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में. कोशिश यही करता था कि अपने आंसर्स के अंदर कुछ ना कुछ डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट के तरीके से करूं. एक तो मेरा टाइम बच जाता था, मैं बहुत क्रिस्प लिखता था और विजिबिलिटी बढ़ जाती थी आंसर के अंदर. So I think a combination of all these things helped me work on my presentation. Now, once we are done with these three things, the content, structure and presentation part, one important question is ki how many tests we should write. Firstly, in this paper, in this entire CSE process, practice is a very important determinant of how well you are going to do. For prelims, mains and interview, all three stages. But एक stage जहाँ पे सबसे ज़्यादा important हो जाता है वो है mains, because mains के अंदर you have to write and get it evaluated, get an opinion on how good you are doing, and based on that feedback you actually work again and try to change your answer writing style, work on work on whatever areas you think you identify as areas of content deficit, and work on them and try to improve them. So I wrote like 50 tests before CSE 2020, around 30 after the prelims and 20 before the prelims. Answer writing, and don't just write. Your focus should be, if you write an answer, get it evaluated or even self-evaluate it. If you could get a model answer sheet कहीं से, हाँ, self-evaluate it, go through it, and 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आपने सेम आंसर लिखा है, आप उसे फिर से देखते हो, आपको ग्लेयरिंग मिस्टेक्स दिखने लग जाती हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से लिखी जा सकती थी. इफ़ यू हैव अ कंपनी, इफ़ यू हैव अ पीयर ग्रुप, और इफ़ यू हैव अ मेंटर, इफ़ यू हैव से टेकन अ टेस्ट सीरीज, अगेन सेम अप्रोच. सो जो भी फीडबैक आया है, work on that, and also compare it with the topper's answer copy. So आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, विजन पे, GS स्कोर पे, फोरम IS पे, अलग अलग जो भी उनके टॉपर्स हैं, उनकी जो भी स्ट्रैटेजीज, उनके स्ट्रैटेजीज के साथ साथ उनकी टेस्ट कॉपीज अवेलेबल होती हैं. सो टेस्ट कॉपीज देखिए, वो मेरे हिसाब से बेस्ट सोर्स है ऑफ हाउ वी शुड एक्चुअली डू आंसर राइटिंग. सो उन्होंने हर एक आंसर कॉपी से आपको कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे. लाइक फ्रॉम वन आंसर कॉपी आई सॉ दैट द पर्सन यूज्ड टू राइट एन एग्जाम्पल विद एवरी पॉइंट. मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे मेरे आंसर सब्सटैंशिएट ज़्यादा अच्छे से हो रहे थे. आई बोरोड इट. मैंने ये नहीं किया कि मैंने उसका पूरा आंसर राइटिंग स्टाइल कॉपी कर लिया, नहीं. हाँ, सो कीप योर आंसर राइटिंग स्टाइल नेचुरल, बट इफ़ यू फाइंड अ गुड आइडिया. सो वो एग्जाम्पल लिखे थे उसने, तो आई बोरोड इट. देन देयर वाज अनदर आंसर कॉपी जिसने फ्लो चार्ट बनाए थे केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चंस के अंदर, एथिक्स में. मुझे वो भी अप्रोच बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक दो जगह पे ये किया. देन देयर वाज अनदर कॉपी जहाँ पे उसने एथिकल एट्रीब्यूट्स को एथिक्स के अंदर अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया था. एंड आई डिड इट दिस टाइम इन माई एग्जाम पेपर. जेंडर एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, मॉरल एंड रिलीजियस एथिक्स, अलग अलग प्लेन्स के ऊपर, बिजनेस एथिक्स, अलग अलग प्लेन्स पे मैंने उसे सेग्रीगेट किया अपने एथिक्स के आंसर्स को. एंड दिस अगेन सर्व्ड एज अ USP. सो अलग अलग अच्छे पॉइंट्स which could be useful when it comes to presentation of your answer. Try to extract them from different copies. Don't blindly follow a single copy or a single topper. Rather, keep your answer writing style natural, and as a sum total, you should focus on finishing all your answers within a stipulated time. So one mistake that people usually do is writing just 4 answers in the first 1 hour, and जब तक लास्ट 1 घंटा बचता है आपके पास 50% या 45% पेपर बचा हुआ होता है.
सो उस केस में नुकसान ये होता है दैट द क्वालिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड इन द एंड, एंड इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, जिन जगहों पे आपने ज़्यादा टाइम दिया वहाँ पे आपका गेन बहुत ज़्यादा नहीं है, जिन जगहों पे आपने कम टाइम दिया वहाँ यू आर लूजिंग मोर. सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड देयरफॉर मेक इट अ पॉइंट कि अगर पहले 1 घंटे के अंदर 6 आंसर्स लिखने हैं, इफ़ यू थिंक कि 10 या 11 मिनट में मुझे आंसर कंप्लीट करना है, सो मुझे कंप्लीट करना है. एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन यू आर राइटिंग ऑन अ डेली बेसिस. The most important facet of mains answer writing process is the importance of notes. And in fact, a friend used to say that आपके आंसर्स ठीक वैसे होते हैं जैसे आपके नोट्स होते हैं, या जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं वैसे होते हैं. एंड आई कम्प्लीटली सब्सक्राइब टू व्हाट ही सेड, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने इस एग्ज़ाम प्रोसेस में रियलाइज़ किया कि हम डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ते हैं, बट अगर आपको एक लास्ट मिनट रिविजन करना है तो कहीं ना कहीं एक स्किम नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उनसे रिवाइज़ करें एंड उससे ही आंसर लिख के आए. तो मैंने अपने फर्स्ट मेंस से, जब मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना, जब मैंने अपना फर्स्ट मेंस दिया और उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन नोट्स ऑन एवरनोट. एंड स्टार्टिंग में वो कुछ टॉपिक्स, जैसा मैंने कहा कि सिलेबस से आइडेंटिफाई किए और उनके ऊपर धीरे धीरे नोट्स बनाए. एंड इवेंचुअली हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने नोट्स बना लिए, और नोट्स इतने क्रिस्प रखे कि उसके अंदर ठीक वो चीज़ें हो जो मुझे एज अ रेडी रेकनर चाहिए, बट उसमें वो चीज़ें ना हो जो आई नो दैट आई कुड रिमेंबर. सो अगर मान लीजिए लक्ष्मीकांत की चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड देम इन माई नोट्स. या फिर मैंने अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, मैं वो सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड करूँगा अपने नोट्स के अंदर, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें जिसके लिए आई हैव टू गो बैक टू द बुक एंड रीड इट. सो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे मैं बुक से ही पढूँ. पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं नोट्स बनाऊँगा. जैसे एक तो हुआ ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल में आप डाइवर्स सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी आपके सोर्सेज डाइवर्स हैं, जहाँ वेर एवर यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन वन सिंगल सोर्स, यू आर रेफरिंग टू मल्टीपल सोर्सेज, कंसोलिडेट देम इन वन सिंगल नोट. अनदर एरिया जहाँ पे नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है एरियाज़ जहाँ पे आप इजीली भूल सकते हो उस चीज़ को. तो GS2 एंड GS3 में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ आते हैं जहाँ आपने किसी रिपोर्ट से कुछ पढ़ा, तो बेटर जॉट दीज पॉइंट्स डाउन इन सम नोटबुक, या इफ़ यू आर यूजिंग एन ऑनलाइन सोर्स लाइक एवरनोट और वन नोट, आप उन एरियाज़ के अंदर उन्हें ईजीली इंक्लूड कर दीजिए. और मैंने यही किया. So by the 4th attempt, the year I got into the IPS, I realized कि मैंने almost सारे areas के ऊपर notes बना लिए थे, and after getting into the IPS, I made my notebook public. So मुझे हमेशा ये लगा कि notes बहुत personal stuff है. So for different people अलग अलग अप्रोच काम करते हैं, बट मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर मैंने अपने नोट्स बनाए सो दे आर गोइंग टू हेल्प ओनली मी. बट अ लॉट ऑफ पीपल अप्रोच्ड मी लेटर सेइंग कि उन्होंने मेरे नोट्स रेफर किया और उन्हें फ़ायदा हुआ बहुत ज़्यादा. सो एंड देन आई रियलाइज़ कि अगर आपने खुद से भी नोट्स नहीं बनाए हैं, बट यू कुड रेफर टू समवन एल्सेस नोट्स. सो जैसे इवन मैंने भी तुषार गुप्ता सर के नोट्स को रेफ़र किया इस अटेम्प्ट में, एंड आई रियलाइज़ कि कई सारे एरियाज़ में उनके नोट्स से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनके नोट्स से कुछ वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए. सो मेक इट अ पॉइंट कि अगर आपने खुद के नोट्स भी नहीं रेफ़र किए हैं, पर आप किसी टॉपर के नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, लास्ट मिनट रिविजन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं. उसका, उस टॉपर का वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग जो नोट्स के अंदर रिफ्लेक्टेड है कि एक क्वेश्चन है या कोई सिलेबस का टॉपिक है, उसे कैसे डिफरेंट सब टॉपिक्स में ब्रांच आउट करना है, उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने एक तरीके से लास्ट मिनट रिविजन की तरह यूज़ कर सकते हैं. It is something which helps you reduce your time in thinking in the exam hall. And if you could reduce your time for thinking in the exam hall, you could actually attempt and finish all 20 or whatever is the number of questions asked, those questions in a fixed time in an appropriate manner. So जो रोल है नोट्स का वो चाहे आपने बनाए हो या नहीं बनाए हो, इन एनी केस एक कहीं ना कहीं से कोशिश यही करिए कि एक ऐसा सोर्स आपके पास अवेलेबल हो एंड आप उसे रेफ़र कर रहे हो अलॉन्ग विद दी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो भी आपने साथ साथ पढ़ी हैं.
मैं हमेशा कोशिश ये करता था करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से कोई बुकलेट कर लूँ, सो दैट मेरे पास कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मिस्ड आउट ऑन एरियाज जो बहुत ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चंस लाइकली होते हैं, एंड वो एरियाज मैंने अपने नोट्स में इग्नोर कर दिए। वन मोर थिंग, बहुत बार जो लोग जस्ट तैयारी जिन्होंने स्टार्ट करी होती है, फॉर अ बिगिनर यू नेवर नो कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। And one thing which matters a lot in this exam is not just reading and studying things which are pertinent to the exam, but also ignoring things which you think are not going to be asked. So इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, एंड बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन होता है मटेरियल में, बहुत ज़्यादा एरियाज ऐसे हैं जो रिडंडेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत लो हैं। एंड ऑलमोस्ट जिसे भी मैं जानता हूँ जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, it's through their hard work, but it is also through their smart work. So कोशिश ये करनी है that you have to choose your material wisely. Like अगर मैं जैसे मैंने कहा कि सिलेबस का टॉपिक शुड बी योर रेडी रेकनर, कि मैं हमेशा उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बना रहा हूँगा। आप कहीं से गए, आपने मार्केट में देखा कि एक नया मटेरियल आया हुआ है विच इज़ लाइक 1000 पेज थिक, एंड उसमें यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट अगर आपको ये लगता है ये मेरे सिलेबस के टॉपिक्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, सो इट्स बेटर कि मैं उन्हें ना पढूं, मैं उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट ना करूं। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में वो ये है कि आप जनरल से ज़्यादा स्पेसिफिक की तरफ जाएं। अगर आप स्टार्ट ही करते हैं बड़े किसी फैंसी से वैल्यू एडिशन मटेरियल से और आप इग्नोर कर देते हैं इन द प्रोसेस the role of NCERTs, the role of standard textbooks like लक्ष्मीकांत, like स्पेक्ट्रम, सो आप हमेशा इस एग्ज़ाम साइकिल में फंसे रह जाएंगे, बिकॉज अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग आमतौर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ही करने चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर स्टक इन द साइकिल आप then it becomes difficult for you to extract yourself out of it. सो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आपके स्टैटिक वाले जो भी सोर्सेज हैं वो अच्छे से हो रखे हो, उसके बाद आप नोट मेकिंग पे काम करिए। एंड नोट मेकिंग का ये मतलब नहीं है कि आप लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना रहे हैं, या फिर आप ने बिपिन चंद्रा पढ़ी 600 पेज की, आप उसके भी नोट्स बना रहे हैं। बिकॉज अगर आप 600 पेज की किताब पढ़ के उस पर 70 पेज के नोट्स बना रहे हैं, सो आपने तो एक्सरसाइज एकदम कम्प्लीटली यूजलेस कर दी, क्योंकि आपको 70 पेज पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो नोट्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए, नोट्स उन सोर्सेज के होने चाहिए जो थोड़े से क्या कह सकते हैं, जिन जगहों पे आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है या सिर्फ एक बार पढ़नी है। सो अगर ऐसी टेक्स्ट बुक है जिसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है तो बेटर रीड दी टेक्स्ट बुक। एंड ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लगता है ये विजन नीति आयोग का कोई सोर्स है और यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स बोरो कर रहा हूँ, सिर्फ वहीं पे नोट्स बनाइए, हर एक जगह पे नोट्स मत बनाइए। तो बुक सोर्सेज करंट अफेयर्स में मैं सिविल्स डेली के बारे में बता रही थी, बहुत ही रिच क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे कोई भी टॉपिक है, सपोज इंडो अफगान, उसमें आपको साल भर की जितनी न्यूज़ है वो एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से एक साल का करंट अफेयर्स हर टॉपिक वाइज रिवाइज कर सकते हैं। आप सिविल्स डेली को ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। I have known about the initiative by Anudeep Dhurishetty sir. He followed the Samachar Manthan of Civils Daily. Right. So that was the reason, sir, that I've taken the prelims test series and mains test series also. सेकंड बार तो जब मैंने मेंस दिया तो आपके थ्रू डायरेक्ट मैंने आंसर राइटिंग में काफी हेल्प मिला। तो जिस चीज का मैं कह रहा था सर, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, दिस यू हैव टू डिस्प्ले दोस क्वालिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड एज अ सिविल सर्वेंट। तो वो जो आंसर राइटिंग में आपने चीजें बताई थी कि कैसे कैसे इसको पॉइंटेड लिखो, सबटाइटल्स डालो, तो सिविल्स डेली ने काफी हेल्प करा। So this is all about GS mains preparation, and lastly there's one thing I want to emphasize on. इस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग का रोल है, इस एग्ज़ाम में सही नोट्स बनाने का, सही नोट्स रेफ़र करने का रोल है, एक सही कंटेंट होना चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होगा दैट इवन इफ़ यू हैव स्टडीड वेरी वेल फॉर द मेंस एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, यू रियलाइज़ दैट दे आर लाइक 5-6 questions you have no idea about, and
the entire exam, in fact the entire service is all about dealing with contingencies. आप सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी ऑन फील्ड जो आपने कभी सोची नहीं होंगी. There's a law and order situation and अचानक से you are like sitting in your room and relaxing and अचानक से आपके पास information होती है कि राइट होने जा रहे हैं. एंड देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उस सिचुएशन के हिसाब से खुद को इवॉल्व करें. सो सिमिलरली जब ऐसा एक क्वेश्चन आता है, आपके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस चीज़ से रिलेटेड आप उसे डालिए एंड अपने आंसर के अंदर डालिए. एंड जैसे मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था जूनो मिशन के ऊपर. सो मुझे जो भी चीज़ें याद थी उससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन आया था श्री चैतन्य के ऊपर, श्री चैतन्य का रोल. एंड मुझे बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं था इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर, पर मैंने उन्हें कोरिलेट करना शुरू किया. आई जस्ट रिमेंबर्ड कि श्री चैतन्य वॉज रिलेटेड टू वैष्णवाइट मूवमेंट, and I just remembered कि Juno is some mission by NASA and it's related to something on Jupiter. So मुझे जुपिटर के बारे में जो भी चीज़ें मालूम है वो मैंने लिख दी उस आंसर के अंदर. So कहीं ना कहीं I am trying to do firefighting there. I am trying to manage my answer in a certain way that I could tell the examiner that I know some parts of it and this is what is expected from a prospective civil servant. अगर आपके पास एक सिचुएशन है, इफ़ योर बॉस आस्क्स यू अ सर्टेन क्वेश्चन, यू शुड सिंपली से कि ठीक है, दिस इज़ ऑल आई नो अबाउट इट. एंड वही आपके आंसर के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ऑल द थिंग्स यू नो should be a part and it should be structured in a certain way. So if I remember that Shri Chaitanya was preaching in a certain area, मैं वो लिखूँगा and then मैं उसके बाद वैष्णवाइट मूवमेंट के बारे में लिखूँगा. एंड कई सारी चीज़ें चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में हो वैष्णवाइट मूवमेंट कॉमन थी. सो वो रिलीजियस अवेकनिंग हो या लेसर संस्कृताइजेशन हो या ब्राह्मणिज्म रिड्यूस करना हो, वो या म्यूज़िक हो, कल्चर, रोल ऑफ कल्चर हो, वो सारी चीज़ें वैष्णव मूवमेंट में कॉमन है. सो व्हाई शुडंट आई इंक्लूड इट इन माई आंसर. सो इंस्टेड ऑफ लीविंग अ सर्टेन क्वेश्चन, try to write down whatever you know about the question. So I think this helps, and this is all about my mains preparation strategy.